और अब बढ़ते आगे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुकानों के बाहर लगे नेम प्लेट के फैसले का समर्थन किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। सत्य सबके सामने आना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना, समाज में किसी भी प्रकार से झूठ पेश न हो। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है वो श्रद्धालुओं के, भक्तों के हित में है और साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य सबके सामने आना चाहिए। बात है और देखिए, हमारा उद्देश्य मांग को नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। और गुजरात में आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। राजकोट हो, अमरेली, नवसारी, द्वारका या सूरत, सभी जगह का करीब करीब एक ही जैसा हाल है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति सभी जगह बनी हुई है। दरअसल राजकोट गुजरात, अमरेली गुजरात और द्वारका गुजरात और सूरत गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवसारी गुजरात में भी हालात उसी तरह के बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश का असर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि सभी जगह घुटनों तक, कमर तक, कई जगह घुटनों से नीचे। तो ये लगातार हो रही बारिश का असर है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। और देश के कई हिस्सों में इस वक्त मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। तो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, भारी बारिश की वजह से, जल भराव होने की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सिवनी मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड और चूनाभट्टी मुंबई, नवी मुंबई, पालघर महाराष्ट्र। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। और नवी मुंबई के बेलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झरने पर घूमने गए करीब 50 लोग वहां फंस गए। बारिश के इस मौसम में सभी लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था या फिर डेयरिंग करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा और ये लोग यहाँ फंस गए। इसकी सूचना जैसे ही शासन को मिली, राहत के लिए मौके पर टीम भेजी गई और सैलाब के बीच से निकालने का काम शुरू किया गया, मानव श्रृंखला बनाकर। दरअसल एक एक कर रस्सी के सहारे लोगों को नदी पार कराई। और गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई जगह पुल और सड़कें डूब गई हैं। सैलाब में पुल के डूब जाने से कई गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसा हाल मध्य प्रदेश में भी है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी में वैनगंगा नदी के रौद्र रूप में रपटा पुल ने जल समाधि ही ले ली। सैलाब में पुल डूबने की वजह से 10 से ज्यादा गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे कर्मचारी। दरअसल कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने लगा प्रतिबंध हटा लिया है। 58 साल पुराना ये प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिसमें प्रतिबंध ये था कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते थे। 58 साल पहले ये नियम बनाया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा, और अब केंद्र सरकार ने यह फैसला रिवोक कर लिया है, इसे अब खत्म कर दिया गया है। ऐसे में केंद्र या राज्य किसी के भी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। अनूप गुप्ता से जानेंगे कि आखिर ये जो प्रतिबंध हटाया गया है ये किस तरह काम कर रहा था, और अब जबकि ये हट गया है तो क्या स्वतंत्रता होगी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए। जी अनूप। देखिए, आपको बता दूं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मिलीजुली सरकार हो, या पिछली एनडीए की सरकार भी अगर मान लें, तो ये जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको उन्होंने हटाया नहीं था। लेकिन पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। यानी कि जो लिस्ट था कि आप कहां कहां नहीं जा सकते हैं, उस लिस्ट में आरएसएस का नाम अब हटा दिया गया है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी जो है वो आरएसएस के कार्यक्रम में, आरएसएस की शाखा में वो जा सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। ये जो प्रतिबंध है उसको हटाया गया। लेकिन देखिए, इसको लेकर के कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इन पर प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पर। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पे प्रतिबंध को हटाया और तमाम चीजें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने के लिए और कांग्रेस के लिए जिस तरीके से चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी और संघ के भी संबंध नहीं है, तो उसको सुधारने के तौर पर इसको देखा जा रहा है। राजनीति गर्मा गई है, लेकिन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसको जिस तरीके से कांग्रेस मुद्दा बना रही है, ये मुद्दे वाली बात है नहीं, क्योंकि संघ को लेकर के सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एक राष्ट्रवादी संस्था है और इसको लेकर के इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक है। और लेकिन इस पूरे मामले में अनूप, अभी तक जो प्रतिबंध था वो तत्काल सरकार ने लिया था, उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया था, और 58 साल लग गए इस प्रतिबंध को हटाने में। सरकारी कर्मचारियों को अब इससे, चूंकि वो किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए उन पर यह प्रतिबंध था, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा है तो ये सभी राज्यों में लागू होगा। तो बिल्कुल, ये देखिए अभी जो डीओपीटी का ये सर्कुलर है जिससे हटाया गया है, इसका अर्थ है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन पर से ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। क्योंकि तमाम जो केंद्रीय कर्मचारियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डीओपीटी फैसला लेती है। तो डीओपीटी ने ये फैसला लिया है, राज्य सरकारें भी धीरे धीरे। मैं लौटूंगा आपके पास। अनूप, हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। आरपी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जो लगा प्रतिबंध था उसे हटा लिया गया, जिससे कि सरकारी कर्मचारी को जो बाध्यता थी कि वो नहीं जाएंगे इस तरह की संस्था के कार्यक्रम में, तो वो अब जा सकेंगे। आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, यदि आप अनौपचारिक रूप से पूछेंगे तो पहले भी सम्मिलित होते थे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरएसएस ने जिस प्रकार का दबाव निर्मित किया है इस लोकसभा निर्वाचन के बाद, उसके आगे घुटने टेक दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो प्राथमिक या बेसिक सिद्धांत क्या है किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, किसी नौकरशाह के लिए, कि ऐसे किसी भी संस्थान में वो जाके सम्मिलित ना हो जिससे कि उनकी जो नौकरशाही है या जो एग्जीक्यूशन का उनका अधिकार है वो कहीं से प्रभावित हो। यदि आप एक विशेष संस्था में जाएंगे जिसकी एक खुद की फंडामेंटल सोच है, तो निश्चित रूप से उनके भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी जो नौकरशाही है या जो उनकी डिलीवरी है उस पर ही फर्क पड़ेगा, और फेवरेटिज्म आएगा, कहीं ना कहीं पार्शियलिज्म आएगा। तो ये मुझे लगता है कि जो बेसिक सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ है। और जो ईमानदारी से यदि देखा जाए, यदि आप स्टडी करेंगे जो इनका लॉ है
ब्यूरोक्रेट्स का, उसके भी अगेंस्ट है। लेकिन अब चूंकि सरकार हताशा है, हताशा में उन्हें लग रहा कि किसी प्रकार से भी नैया पार हो जाए मोदी जी की, इससे अधिक कुछ नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर रिएक्शन देने के लिए। आरपी और रीवा के हिनौता गांव में जमीन के विवाद में अवैध खनन माफिया द्वारा 2 महिलाओं को जिंदा दफन किए जाने की कोशिश के मामले में न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और पूरे मामले की तहकीकात की। पीड़ितों की माने तो अवैध खनन माफियाओं और डंपर मालिक राजेश सिंह ने उनकी जमीन पर विवादित सड़क बनाने का ठेका लिया और विरोध करने पर परिवार की 2 महिलाओं को मुरुम में जिंदा दफन करने की कोशिश की गई। फिलहाल मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 2 महिलाओं के ऊपर मुरुम पलट दिया गया डंपर से और इस दौरान महिलाओं को मुरुम में दफनाने की कोशिश की गई। ये महिलाएं डंपर के पीछे खड़े होकर इसे यहां पर रोड निर्माण के लिए, जो कि पीड़ितों के द्वारा कथित तौर से गलत बताया जा रहा है कि ये अवैध रूप से रोड निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका विरोध करने पर उन महिलाओं पर डंपर पलट दिया गया और पूरा मुरुम उन पर ही खाली कर दिया गया, पूरा डंपर। और ऐसे में वो इस भारी भरकम बोझ तले दब गई। हालांकि इस दौरान उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन किसी तरह से दोनों ने अपनी जान बचा ली। और इस पूरे मामले में अब न सिर्फ पुलिस बल्कि सरकार भी संज्ञान ले रही है। पहुंचे हिनौता कोठार गांव में उस पीड़ित परिवार के पास, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये विवाद किस बात का था, कौन लोग थे जिन्होंने जिंदा दफन करने की कोशिश की। तो वो जो राजेश सिंह थे वो उनको दोनों मेरी दोनों जेठानी को धकेल दी उन्हें, तो हाईवा वाला और बोला कि गिरा दो, तो वो जानबूझ के गिरा दिया उनके ऊपर। फिर मेरी दीदी लोग वहाँ पे दब गई, एक मेरी दीदी यहाँ से दबी और एक पूरी तरह से दब गई। फिर वो लोग कुछ नहीं बोले और गिरा पूरा गिरा दो, और पूरा वो हाईवा वाला पूरा गिरा दिया। फिर बोला कि वो राजेश सिंह बोले मैं 10 मर्डर कर चुका हूँ, एक और कर दूँ, कुछ नहीं होगा, और मैं 50,000 पैसा लिया हूँ, मैं करके जाऊँगा, मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। फिर सब लोग बोले कि गांव के आ गए, बोले कि पैसा लिए हो तो क्या किसी की मौत कर दोगे? बोले हाँ मैं 10 कर किया बैठा हूँ, एक और कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। फिर हो गया, सब लोग निकालने लगे, गांव वाले आ गए, सब लोग निकालने लगे। फिर उनकी हालत बहुत खराब हो गई और भी उनको संजय गांधी में ले जाया गया। पहले कल जो अधिकारी भी आए, एसपी भी आए, कलेक्टर भी आए, क्या आश्वासन दिया कि किसी को गिरफ्तार किया क्या? हाँ, एक को किया आकाश पांडे, और एक था वो पता नहीं मिला ही नहीं, विपिन पांडे मिला नहीं, और जो गौकरण है वो भी नहीं मिले, उनके फैमिली वाले कोई निकला ही नहीं। कल आए और वहाँ उनके घर से कोई नहीं निकला, और बस एक को गिरफ्तार करके ले गए हैं और सारे लोग अंदर थे, नहीं निकले। पीड़ित के मुताबिक ये विवाद जमीन का है और जमीन का विवाद वर्षों से चल रहा है, जिस पे तहसील न्यायालय ने इनके हक पर फैसला दिया है। ये इनके निजी स्वामित्व की जमीन है जिस पर ये बलात् कब्जा करना चाहते हैं और इसी पर वो सड़क निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, जिनका इन्होंने विरोध किया था। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों पर अभी आरोपी बनाया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ित परिवार की माने तो सभी आरोपी घर में ही हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है ये कोई और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। शिवेंद्र बघेल, हिनौता, रीवा। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।